ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स एक ऑपरेंड या एक से अधिक ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर ऑपरेंड ए, बी और इसमें यूनरी ऑपरेंड ए दिया गया है। यहाँ पर जैसे कि ए प्लस बी, ए और बी के बीच में एक ऑपरेटर है, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से इन दोनों का जो सम है सी में असाइन किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि ये एक वेरिएबल पे इम्प्लीमेंट किया गया है। ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज, कॉमा एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। इन्हीं सभी ऑपरेटर्स को हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। ये यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर हो सकता है या बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितने ऑपरेंड्स हैं। फर्स्ट, यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर, ओनली वन ऑपरेंड रिक्वायर्ड। यहाँ पर प्लस प्लस ए या तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा या पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। तो प्लस प्लस ए से पहले जो इंक्रीमेंट किया जाता है, जैसे कि एक जब भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है उसके पहले अगर इंक्रीमेंट होता है तो उसे प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, और स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद अगर इंक्रीमेंट होता है तो उसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। जैसे कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एक एग्जांपल इस तरीके से होगा। एक हम वेरिएबल ले लेते हैं ए, ए के अंदर हम एक वैल्यू दे देते हैं अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इसका जो आउटपुट होगा ये ए जो है यहाँ परसेंट डी पे रिप्लेस करेगा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाती है। तो ए की वैल्यू 1 है अभी, और सेमी कॉलन यानी स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद इसका इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखिए 1 ही आउटपुट आया, और अगर हम इसी स्टेटमेंट में अगर इंक्रीमेंट चाहते हैं तो हम प्लस प्लस ए करेंगे प्री इंक्रीमेंट, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट होगा फिर ये प्रिंट होगा। इसको चेक करते हैं, आउटपुट 2 आ गया। अगर हम चाहते हैं कि ए प्लस प्लस वापस से देखें कि पोस्ट इंक्रीमेंट में आउटपुट हुआ है या नहीं, क्योंकि आउटपुट तो हुआ है मगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो उसको चेक करने के लिए हम अगेन अगर प्रिंट करा के देखें ए की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ए का इंक्रीमेंट आफ्टर दिस स्टेटमेंट, तो इसका इस स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो इंक्रीमेंट तो हुआ है मगर अब शो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखिए 1 फिर 2, इसको नई लाइन में भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकस्लैश n। ये देखिए पहले ए की वैल्यू 1 फिर वे की वैल्यू 2, जबकि इंक्रीमेंट इसी लाइन में हुआ है, इसके बाद ही हुआ है मगर रिफ्लेक्ट नई लाइन में होगा। यही पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी काम करेगा, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके अंदर क्योंकि ये बाइनरी है तो 2 ऑपरेंड तो चाहिए, तो इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। डिवीजन जो है, बाकी तो कॉमन ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर जो है क्वेश्चन देता है, ये भी नॉर्मल जैसे मैथमेटिक्स में है, मगर मॉड रिमाइंडर देता है। जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो रिमाइंडर देता है, जैसे कि 5 डिवाइड बाई 2
तो रिमाइंडर 1 होगा। इसके लिए अपन प्रोग्राम देखते हैं। डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर के लिए हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू 5, b इक्वल्स टू 2। अगर हम a डिवाइड बाई 5 करें, सॉरी a डिवाइड बाई b करते हैं तो 5 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, क्वोशिएंट तो आउटपुट चेक करते हैं, क्वोशिएंट आ गया 2। और इसी तरीके से रिमाइंडर अगर चाहिए तो हम मॉडुलस कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। देखिए आउटपुट 1 आ गया। तो इनका यूज़ कहाँ पे होता है, डिवाइड ऑपरेटर अभी हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि डिवाइड ऑपरेटर तो आपको जब 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर होता है तो उसके अंदर हम अगर 1 डिजिट को हटाना चाहते हैं, तो अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं उसे, तो लास्ट जो डिजिट होती है 1 डिजिट जो होती है वो हट जाती है, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें, क्योंकि क्वोशिएंट आता है। ऐसे ही रिमाइंडर का बहुत अच्छा यूज़ है कि हमें 1 प्लेस की डिजिट हमारे को अगर चाहिए कि 1 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, तो हम उसे मॉड कर देते हैं। तो 1 वाली बाय द 10 अगर हम मॉड कर देते हैं तो हमारे को 1 डिजिट मिल जाती है, और उसको हम फर्दर अगर नंबर का रिवर्स करना है उसमें काम में ले सकते हैं। अगर हमें नंबर का सम करना है, नंबर जैसे कि 4 5 6 डिजिट है तो 4 + 5 + 6 इस तरीके प्रोग्राम में मॉडल ऑपरेटर काम में आता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर कंपैरिजन करने के काम में आते हैं। इसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू में और ऑपरेटर बीच में है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड इक्वल टू में भी जो कंपैरिजन होता है ना, ये डबल इक्वल टू लगा के होता है। सिंगल इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है, यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाते हैं तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो जाता है, यानी कि दो ऑपरेंड्स के बीच में ये कंपैरिजन करेगा कि वो इक्वल है या नहीं है। नॉट इक्वल टू का साइन या एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू लगा के बनता है। नॉट इक्वल टू जब ये ट्रू होगा जब दो ऑपरेंड्स की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, ऐसे ही जब दो इक्वल वैल्यूज़ होंगी तब ये ट्रू होगा। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बताता है कि या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है और कंडीशन है। इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू बताता है कि या तो लेस देन है या और इक्वल टू है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती हैं तो ये 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज 0 रिटर्न कर देता है। इसका एक एग्जांपल देखें, a = 10 और b = 20। तो इफ़ a इज़ लेस देन b तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर के लिए प्रोग्राम देखते हैं। हमने दो वेरिएबल लिए, एक में a = 5 और b = 2। हम इधर कंपैरिजन करते हैं, इफ़ a इज़ लेस देन b then printf is less than b। यहाँ पर हमने देखा a is less than b, कंडीशन फॉल्स है, तो if के जो जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वो if की बॉडी में होता है, जब तक हम इसमें कर्ली ब्रेस से बॉडी न बनाएं। अगर हम कर्ली ब्रेस से बॉडी बना देते हैं तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकते हैं if में। अब यहाँ पर इफ़ में एक ही स्टेटमेंट है तो वो इसकी बॉडी के अंदर है। चेक करते हैं, कोई आउटपुट नहीं आया, यानी कि कंडीशन फॉल्स है। अब हम इस कंडीशन को ट्रू करते हैं, a इज़ ग्रेटर देन b, तो आउटपुट क्या गया, a इज़ लेस देन b। ये तो अपन ने स्टेटमेंट दे रखा है, इसको अपन स्टेटमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, a is greater than b।
अभी ए इज़ ग्रेटर देन बी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट यही आना चाहिए, तो ये आ गया है। अब यहाँ पर हम नॉर्मल स्टेटमेंट कर देते हैं इसको, जैसे कि यस, जो भी कंडीशन ट्रू होगी तो यस बोलेगा, नहीं तो कुछ नहीं बोलेगा। अब हम कंडीशन देखते हैं ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ ये देखना है कि कंडीशन एक भी अगर सही हो जाएगी तो ये प्रिंट यस बोलेगा। ए इक्वल टू बी नहीं है, ठीक है, तो ए ग्रेटर देन बी है तो कंडीशन ट्रू है, यानी यस बोला। और अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर दें तो लेस देन तो है नहीं और इक्वल टू भी नहीं है तो कंडीशन फॉल्स, तो नहीं प्रिंट होगा। इक्वल टू कर दें तो भी कंडीशन फॉल्स। अब हम इसको इक्वल टू करके दिखा देते हैं, इधर भी 5 है तो ये कंडीशन ट्रू। अब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जैसे कि अगर हमें नॉट इक्वल टू करना है तो b को मान लीजिए 0 कर दिया हमने, अब नॉट इक्वल टू है, a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ट्रू है। तो इससे ये पता चलता है कि इस तरीके से हम ए कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ किया कर सकते हैं ए इफ में। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर्स ये डिनोट करे जाते हैं डबल एंड से, डबल एम्परसेंट से, दो एक्सप्रेशन के बीच में डबल एंड लगा देंगे तो ये एंड ऑपरेटर वर्क कर देगा। जैसे कि अगर हम ट्रुथ टेबल देखें इसकी, तो जब दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू 0 होगी तब तो ये 0 होगा ही। इनमें से ट्रू होने के लिए एटलीस्ट दोनों को ही 1 होना ज़रूरी है, यानी दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी है। एंड ऑपरेटर यही बोलता है। यहाँ पे अगर एक भी 0 हो जाएगा तो आउटपुट 0 होगा, और दोनों ही 1 होंगे तब आउटपुट 1 होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 30। जब a इज़ लेस देन b है एंड b इज़ लेस देन c है, ये 10 इज़ लेस देन 20 एंड 20 इज़ लेस देन 30, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये 1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज इनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, जैसा कि नीचे है a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, b इज़ लेस देन c, तो a इज़ ग्रेटर देन b ये फॉल्स हो गया, b इज़ लेस देन c ट्रू है। मगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि 0 रिटर्न करेगा। मगर और कंडीशन थोड़ी सी इससे फ्लेक्सिबल होती है, उसके अंदर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो आउटपुट 1 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दिखाया है, ये सिंटैक्स है। इसके अंदर जब ट्रुथ टेबल देखेंगे तो इसमें अगर एक भी 0 हो जाता है, जैसे 0 0, तो आउटपुट 0 आएगा। जैसे एक भी 1 आ जाएगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा इसमें। यहाँ पे तो इससे पहले वाली कंडीशन में तो डबल 0 थे, सेकंड कंडीशन में 1 और 0 तो 1 आउटपुट आएगा, यानी कि तीनों केस में ये 1 आएंगे, बस एक ही केस में 0 आएगा क्योंकि इसमें दोनों ही 0 है। इसी प्रकार से और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, उसमें 0 का रिवर्स हो जाएगा, 1 का रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। एंड और ऑपरेटर का एक प्रोग्राम देखते हैं। एक में हमने 5 ले लिया और बी में हमने 0 ले लिया। अगर हम देखते हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड ऑपरेटर वाली हमने, और इसमें हमने एक कंडीशन लिखी a इज़ इक्वल टू 5, a दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो एंड ऑपरेटर हमने लगाया है, तो इसका मतलब printf क्या करना चाहिए, यस। देखिए आउटपुट यस आया। और अगर हम इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स कर दें, जैसे कि हमने एक को नॉट इक्वल टू 5 कर दिया जबकि a 5 के इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है। अब और ऑपरेटर देखते हैं। और ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि एक स्टेटमेंट सही है और एक गलत है तो भी वो इसको वैलिड यस कर देगा। देखिए इसमें आउटपुट यस आ गया क्योंकि एक स्टेटमेंट तो सही है, ए इज़ ग्रेटर देन बी है, मगर ए इज़ नॉट इक्वल टू 5 ये स्टेटमेंट गलत है।
यहाँ पर अगर हम देखें कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो a इज़ नॉट इक्वल टू b, अब दोनों ही स्टेटमेंट गलत कर दिए हैं, ठीक है। a इज़ नॉट इक्वल टू b तो सही है, और एक अब हम दोनों ही स्टेटमेंट को इसको गलत कर देते हैं, a इज़ इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पर a 5 है और b 0 है, तो ये भी गलत है, और a इज़ नॉट इक्वल टू 5, जबकि और कंडीशन लग रहा है, यानी कि दोनों ही 0 0 हैं, तो रिटर्न भी क्या करेगा 0 ही। देखते हैं आउटपुट क्या करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि और ऑपरेशन दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है। इस प्रकार से एंड और ऑपरेटर वर्क करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका सिंटेक्स होता है वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसके बाद हम राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू या एक्सप्रेशन लिख देते हैं, तो जो एक्सप्रेशन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाता है, यही असाइनमेंट होता है। इसको डिनोट करने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं, दिस वन, ओके। फिर उसके बाद असाइन द सम, अगर हमारे को a इज इक्वल टू a प्लस b करना है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू, यानी कि सम होने के बाद उसे असाइन करेंगे। इसी तरीके से असाइन द डिफरेंस, सम डिफरेंस होने के बाद उसे असाइन करेंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद उसे असाइन करेंगे, मॉड होने के बाद उसे असाइन करेंगे, मॉड रिमाइंडर देता है तो रिमाइंडर को असाइन कर रहे हैं हम। इसी तरीके से अगर डिवाइड इक्वल टू लिखते हैं तो क्वोशंट को असाइन करते हैं, क्योंकि डिवाइड जो है क्वोशंट देता है, मॉड रिमाइंडर देता है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम x प्लस इक्वल टू 10 बोलते हैं तो उसको हम x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 भी बोल सकते हैं, ये इसके इक्वलेंट है। इसी तरीके से x माइनस इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 के इक्वलेंट है। x इज इक्वल टू एक्स इंटू 10, x इंटू इक्वल टू 10 के बराबर इक्वल है। इसका हम मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं इस तरीके से, जब हमारे को a की वैल्यू से 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को असाइन करना है तो हम उसमें मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हम n टाइम्स कर सकते हैं। इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हमारे को एक वेरिएबल लेते हैं हम, जिसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे। यहाँ पर हमने e इक्वल्स टू 10 लिया और उसको हम प्रिंट करके देखते हैं। आउटपुट 10 आ गया। अब हम जब इसे इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है a इक्वल टू ए प्लस 10। तो यहाँ पर अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो a में ऑलरेडी 10 था इससे प्रीवियस स्टेटमेंट में, a इक्वल्स टू 10। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब a प्लस इक्वल टू 10 कर देते हैं तो a में ऑलरेडी 10 है, तो 10 प्लस 10 a में स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स आउटपुट क्या होना चाहिए 20। आउटपुट 20 आ गया। इसी चीज़ को हम a इक्वल टू ए प्लस 10 भी लिख सकते हैं। इसको हटा दें और फिर आउटपुट चेक करते हैं तो वही आउटपुट आएगा। अगर हम a डिवाइड इक्वल टू 10 करते हैं तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 10। तो अभी इस प्रीवियस स्टेटमेंट में a इक्वल टू 10 है, यानी कि a में 10 है और हम 10 को 10 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आउटपुट आएगा 1। क्योंकि डिवाइड क्या देता है क्वोशंट, और अगर हम
इसी की जगह मॉड कर देते हैं, मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या देता है, रिटर्न रिमाइंडर। तो आउटपुट क्या आएगा, 0। चेक करते हैं, आउटपुट 0। इसी तरीके से हम मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 10। यह हमारे को डिक्लेयर करना होगा, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, और हम इन सभी को एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ \t टैब देगा 8 बिट्स का, 8 स्पेस का स्पेसिंग देके, और फिर प्रिंट करेगा। आप इसको और भी बेटर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे कि a इक्वल्स टू, फिर a की वैल्यू आ जाएगी %d की जगह, फिर स्पेस आएगा 8 कैरेक्टर, 8 स्पेस का। उसके बाद आप फिर b इक्वल्स टू, फिर आप स्पेस दे सकते हैं %b की वैल्यू आने के बाद 8 कैरेक्टर्स का स्पेस आने के बाद, फिर आप c इक्वल्स टू, फिर कॉमा के बाद आप जब a लगाते हैं तो ये पहले %d की वैल्यू है इसकी। फिर उसके बाद जब आप कॉमा लगा के दूसरा वेरिएबल लिखते हैं, फिर तीसरा वेरिएबल लिखते हैं, तो ये रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं। पर पहले %d की रेस्पेक्टिव वैल्यू a है, फिर दूसरे %d की रेस्पेक्टिव वैल्यू b है, फिर तीसरे %d की c है। तो यहाँ से हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं। अब हम देख सकते हैं कि तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट हो रही नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट किया है और तीनों में 10 किया है, तो तीनों का आउटपुट 10 आना चाहिए। इस तरीके से a इक्वल टू 10, फिर 8 कैरेक्टर 8 स्पेस, फिर b इक्वल टू 10, फिर 8 स्पेस, फिर c इक्वल टू 10। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसको बस इसमें नया ये है कि जैसे अपन ने असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़ा था कि इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम इसको x+1 भी लिख सकते हैं। x++ को x इज इक्वल टू x+1 भी लिख सकते हैं, और इसको शॉर्ट में हम x+=1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x++ और ++x की मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, मगर दोनों का मीनिंग चेंज है। x++ तो पोस्ट इंक्रीमेंट है और ++x प्री इंक्रीमेंट है, मगर दोनों वैल्यू इक्वल ही दे रहे हैं। नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस करता है। सबसे पहले हम जो एक्सप्रेशन कंडीशन को हम चेक करना चाहते हैं उसको लिखते हैं एक्सप्रेशन में इस तरीके से, और फिर एक्सप्रेशन 1, फिर क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन 1 आता है, फिर कॉलन, फिर एक्सप्रेशन 2। यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 इफ कंडीशन ट्रूज देन एक्सप्रेशन 1, अदरवाइज एक्सप्रेशन 2 इज एग्जीक्यूटेड। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 1 ये कंडीशन चेक हो रही है। इस कंडीशन में अगर ये x ग्रेटर है 1 से तो 1 प्रिंट होगा, 1 y में असाइन होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो 0 y में असाइन होगा। तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर x ग्रेटर देन है 1 से तो y में 1 आएगा, तो आउटपुट y इज इक्वल टू 1। इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर के लिए हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक में वैल्यू स्टोर करते हैं e इक्वल्स टू 10, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इफ एल्स को रिप्लेस कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर से। टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स को रिप्लेस करता है, इसलिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं जिस तरीके से प्रिंट एफ में आप यहाँ पे डायरेक्ट टर्नरी ऑपरेटर को प्रिंट करा दीजिए, जैसे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आप जो वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं जैसे जब कंडीशन ट्रू होगी, जैसे कि मान लीजिए आप 1 प्रिंट कराना चाहते हैं, वो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, और अगर आप
कंडीशन फॉल्स होती है तो आप 0 प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इस तरीके से है। अभी यहाँ a इज़ ग्रेटर देन b है तो कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा 1। देखिए आउटपुट 1 आ गया। इसके बाद आप इस कंडीशन को फॉल्स करके देखिए, आपने a इज़ लेस देन b लगाया, अब आउटपुट क्या आना चाहिए 0, तो आउटपुट 0 आ गया। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होते ही सेकंड वाला जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती है, और इससे पहले वाली जो कॉलन से पहले वाली वैल्यू जब कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट होती है। इसी चीज़ को आप थर्ड वेरिएबल लेके भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि आपने एक वेरिएबल और लिया c, और c में आपने इसकी वैल्यू को इस तरीके से असाइन कर दिया। इस केस में आपको एक सेमीकोलन और टर्मिनेट करने के लिए चाहिए होगा, फिर आप यहाँ पे c को प्रिंट करा दीजिए। फिर आप देखते हैं आउटपुट, अभी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0, आउटपुट 0 आ गया। और कंडीशन आप ट्रू भी कर सकते हैं जैसे अपन ने पहले किया था उसी तरीके से। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर, बाइनरी नंबर्स के ऊपर वर्क करता है। ये जनरली टेस्टिंग, वैल्यू को सेट कराने के या बिट को शिफ्ट कराने के काम में आता है। ये केवल वर्ड और कैरेक्टर और इंटीजर डेटा टाइप में ही यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बाइनरी के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स हो जाते हैं, तो ऑलरेडी एक बड़ा नंबर हो जाता है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं जैसे कि फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल, वाइड, इनमें हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो सिंगल एम्परसेंड, तो एंड ऑपरेटर के लिए, सिंगल वर्टिकल बार और ऑपरेटर के लिए, एक्सॉर कैप्स लॉक का जो साइन है ये, फिर टिल्ड साइन नॉट ऑपरेटर के लिए। टिल्ड साइन जैसे कि हम डिस्ट्रक्टर में भी यूज़ करते हैं, वही साइन हम नॉट ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ़्ट, ये वाले ऑपरेटर हम बिट को राइट शिफ्ट कराने और लेफ़्ट शिफ्ट कराने के काम में लेते हैं। इसका हम आगे देखते हैं क्या यूज़ है। एज बिट्स आर शिफ्टेड ऑफ वन एंड, ज़ीरोज़ आर ब्रॉट इन द अदर एंड। यहाँ पर जो जैसे ही शिफ्ट होता है लेफ़्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट, तो ज़ीरो से रिप्लेस हो जाता है। ये नहीं कि आपकी जो वैल्यू लेफ़्ट शिफ्ट हो गई है वो आगे से वापस से राउंड में नहीं आके यूज़ होगी, ये अपना वहाँ से तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और नई वैल्यू 0 से रिप्लेस हो जाएगी। अगर शिफ्ट राइट करते हैं तो इसका मतलब है हम जो नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और शिफ्ट लेफ़्ट करते हैं तो उसका मतलब है हम 2 से उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो होता है टिल्ड साइन होता है, क्योंकि ये नॉट का ऑपरेटर होता है। ये हर स्टेट को, हर बिट को जो है रिप्लेस कर देगा। जैसे कि 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। इस तरीके से हम जो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर हम अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर, इसकी जो प्रेसिडेंस है वो लोएस्ट होती है, और हम यहाँ पर जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे काम में ले सकते हैं, फॉर लूप के अंदर काम में ले सकते हैं। जहाँ भी हमें वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है वहाँ पे हम कॉमा ऑपरेटर यूज़ करते हैं। साइज़ ऑफ ऑपरेटर, ये यूनरी ऑपरेटर है और डेटा टाइप के साइज़ को कैलकुलेट करने के काम में आता है। इसमें ये एक इंटीजर को रिटर्न करता है। साइज़ ऑफ के पैरामीटर के अंदर अगर हम जैसे कि डेटा टाइप भी लिख देते हैं तो डेटा टाइप का साइज़ बता देगा, और अगर हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वैल्यूज़ लिखते हैं तो उसका साइज़ बता देगा। और इसका एक एग्जांपल मैं, साइज़ ऑफ ऑपरेटर के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं a, इंटीजर टाइप का, हम a साइज़ ऑफ ऑपरेटर के अंदर पास करते हैं तो हमें उसका साइज़ पता चल जाएगा। हमें उसकी वैल्यू नहीं पता कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेमोरी में कितना साइज़ a ले रहा है वो पता करते हैं, तो आउटपुट 2 आता है, यानी कि a इंटीजर टाइप का है और उसका साइज़ 2 है। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि इंटीजर कितना साइज़ लेता है, तो इंटीजर 2 साइज़ लेता है। इसी तरीके से हम फ्लोट लिखते हैं तो इसका आउटपुट 4 आता है। 4 मेमोरी लेता है फ्लोट। हम अगर 4
0.0 लेते हैं तो ये डबल हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट को डिफाइन नहीं किया है। 4.0 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डबल हो जाता है, क्योंकि हमने इसे फ्लोट नहीं डिफाइन किया। तो ये 8 बाइट लेगा, क्योंकि डबल 8 बाइट लेता है। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर कितना मेमोरी ले रहा है या कैरेक्टर कितना मेमोरी ले रहा है, उसका या तो आप डेटा टाइप लिख दीजिए या उसकी वैल्यू लिख दीजिए, तो ऑटोमेटिक उसका साइज़ मेमोरी में कितना ले रहा है वो बता देगा। पॉइंटर ऑपरेटर्स, इसमें एम्परसेंड और एक पॉइंटर हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एम्परसेंड देखते हैं। एम्परसेंड एंड साइन होता है और इसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करते हैं। ये क्यूनरी ऑपरेटर होता है और ये मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है। किसी भी वेरिएबल के आगे अगर हम एम्परसेंड लगा दें तो वो किसी उसका वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। इस तरीके से जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया a, उसके आगे हमने एम्परसेंड लगाया, अब ये हम इसको असाइन कर देते हैं तो ऐड वेरिएबल में इसका एड्रेस स्टोर हो गया। सेकंड ऑपरेटर इसका होता है पॉइंटर ऑपरेटर। जैसे कि ये भी यूनरी ऑपरेटर है और ये उस ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में का एड्रेस स्टोर कर रखा है उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐड अपन ने पिछले स्लाइड में ऐड वेरिएबल लिया था, उसमें एड्रेस स्टोर किया था, अगर उसके आगे हम पॉइंटर लगा दें तो फर्दर ये वैल्यू रिटर्न कर देता है। ओके, तो इस तरीके से हम जैसे ले सकते हैं पॉइंटर एड्रेस, तो यहाँ पे वी वेरिएबल में इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। एक प्रोग्राम के साथ देखते हैं। पॉइंटर के प्रोग्राम के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया a और एक हमने वेरिएबल ले लिया पॉइंटर p। इस तरीके से p हमने पॉइंटर लिया है, इसके आगे हमने एक एस्टेरिस्क साइन लगा दिया जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। यहाँ पर हम a को प्रिंट कराएंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि अभी हम करते आ रहे हैं। मगर हम इस बार a का एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए हम एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एम्परसेंड a अगर हम प्रिंट कराएंगे तो इसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि इस तरीके से 4094 ये इसका एड्रेस है। यहाँ पर जाके 10 स्टोर हुआ है। अगर हम फर्दर इसी के थ्रू जैसे कि हम अगर a प्रिंट करते हैं तो नॉर्मली ये 10 प्रिंट कर देगा, जैसे कि अभी करते आए हैं। तो ये तो वैल्यू है, मगर हमने जैसे ही एम्परसेंड लगाया तो एड्रेस आ गया। अब इससे पहले अगर हम पॉइंटर ऑपरेटर लगा दें तो वापस इस एड्रेस पे जो पॉइंटर है ना, ये वैल्यू वापस रिटर्न कर देता है। यानी कि एम्परसेंड a तो एड्रेस रिटर्न कर रहा है और उसके आगे अगर हमने पॉइंटर लगा दिया तो ये फर्दर उसकी वापस वैल्यू दे देगा। जैसे कि कंट्रोल अब अपन रन करते हैं तो 10 आ जाता है, वापस एड्रेस वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब इसके बाद हमने ये वैल्यू दे रहा है। अब इतनी ये कंबाइंड अगर देखा जाए तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसको हटा के हम इससे पहले अगर एक और वापस एम्परसेंड लगा दें तो ये फर्दर एड्रेस देगा। देखिए ये वापस एड्रेस आ गया और ये सो ऑन चलता जाएगा। अगर हमने इसको कंबाइंड ये एड्रेस दे रहा था, इससे पहले फिर से पॉइंटर लगा दीजिए तो ये फिर वैल्यू देगा इस तरीके से। तो पॉइंटर जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है और एड्रेस एम्परसेंड एड्रेस रिटर्न करता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में है, आगे फ्यूचर के लेक्चर में हम पॉइंटर डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल ऑपरेटर के हिसाब से एक शॉर्ट प्रोग्राम था। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, जब हम कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो उसमें प्रायोरिटी देखी जाती है कि कौन सा पार्ट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ये सबसे हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेफरेंस इस तरीके से होती है। सबसे पहले तो स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और पॉइंटर ये सॉल्व होते हैं। उसके बाद नॉट इक्वल टू, टिल्ड साइन जो कि नॉट ऑपरेटर है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, टाइप कास्ट, पॉइंटर, साइज ऑफ, एम्परसेंड, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, फिर उसके बाद प्लस माइनस, फिर बिट वाइज ऑपरेटर, फिर रिलेशनल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू नॉट इक्वल टू। उसके बाद ये बिट वाइज ऑपरेटर की जो एंड है, एक्सऑर और एंड, और फिर टर्नरी ऑपरेटर, फिर सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इस तरीके से अपना जो ऑपरेटर्स हैं, ये वाला जो सेशन है ये कंप्लीट होता है। अधिक लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।